कौन सा कंट्री इस वक्त सेफ है। क्योंकि जिन कंट्रीज को हम पहले सेफ समझा करते थे, यूएई है जिसको दुनिया की सबसे सेफ और सिक्योर जगह कंसिडर किया जाता था, सऊदी अरब है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, ये बड़े पीसफुल कंट्रीज हुआ करते थे। आज की तारीख में इनका पीस क्वेश्चनेबल हो गया है। पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने, मैं बोलूँगा, पेट्रोल बॉम्ब गिराया है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हम आपको बताएंगे कि दुनिया के कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनका फ्यूचर है। यहाँ पर बहुत अच्छा रोड नेटवर्क है, यहाँ बहुत अच्छा रेल नेटवर्क है, इनके पास अपना फ्यूल भी बहुत है, इनके पास अपनी एनर्जी रिसोर्सेज भी बहुत हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर इनके लीगल जो मामलात हैं बड़े अच्छे हैं। जो लोग इस वक्त अपने मिलियंस ऑफ दिरहम लगा के बैठे हुए हैं गल्फ के अंदर, ये वीडियो उनके लिए भी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो सऊदी अरब में बैठे हुए लेकिन स्टक हैं। अब क्या करें यार, किधर जाएं हम? जो पाकिस्तान में बैठे हुए जो कह रहे हैं यार आपको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, आप अपनी फैमिली को कैसे सेव किया जाए, यहाँ पर आ सकते हैं, आप अपना कारोबार कर सकते हैं। जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप यहाँ इस मुल्क में लाके लगा सकते हैं। ये मुल्क ना सिर्फ आपको रेजिडेंस देता है बल्कि आपको रेजिडेंस के बाद पीआर भी देता है और पासपोर्ट भी देता है। तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख चाइनीज यहाँ मौजूद है। वो यहाँ क्या करने आए हैं? जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं जो कारोबारी सर्कल से वाबस्ता हैं, उनसे मैं पूछता हूँ, आपको लगता है चाइनीज कहाँ जाता है? चाइनीज वहीं जाता है जहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आकिब महमूद ओबीसी इंडोनेशिया से आपके साथ मुखातिब हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि सेफ है, जो कि स्टेबल है और जिसका फ्यूचर अच्छा है, स्पेशली 2026 के क्राइसिस के बाद। इस वक्त पूरी दुनिया में एक क्राइसिस सिचुएशन चल चुकी है, चूँकि यूएस ईरान की एक ऑनगोइंग वॉर है जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट भी इनगल्फ हो चुका है और एक बड़ी ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन चुकी है। और कल एक खबर आई है हमारे पास, पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने, मैं बोलूँगा, पेट्रोल बॉम्ब गिराया है। और दो पाकिस्तान डायरेक्टली वॉर में शामिल नहीं है, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम अपना एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे। हम अपना एनालिसिस इसलिए प्रेजेंट करेंगे कि इस वक्त बहुत से लोग हैं जो ये इस बारे में सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सा कंट्री इस वक्त सेफ है। क्योंकि जिन कंट्रीज को हम पहले सेफ समझा करते थे, यूएई है जिसको दुनिया की सबसे सेफ और सिक्योर जगह कंसिडर किया जाता था, सऊदी अरब है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, ये बड़े पीसफुल कंट्रीज हुआ करते थे। आज की तारीख में इनका पीस क्वेश्चनेबल हो गया है। ठीक है, यहाँ पर लोगों की जिंदगियां भी खतरे में है, पैसा तो डेफिनेटली खतरे में है। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे डिटेल में डिस्कस करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक रिसर्च नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस का एक खुलासा होगा। और हमने चूंकि इस चीज़ पर बहुत डीप रिसर्च ऑलरेडी की हुई थी, जब हम लोग इंडोनेशिया मूव हुए थे, इससे पहले हमने इन पर्टिकुलर फैक्टर्स को, खासकर जो जंगी हालात हैं, खासकर जो एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जो फ्यूचर हम देख रहे थे अपनी आंखों से और अपनी रिसर्च से और अपनी जो हमने स्टडीज़ की हैं, जिसकी बुनियाद पर हमने कुछ फैसले लिए और हम इंडोनेशिया मूव हुए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हम आपको बताएंगे कि दुनिया के कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनका फ्यूचर है, कैसे कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनका फ्यूचर बिल्कुल नहीं है। इन टर्म्स ऑफ 2-3 वेरी स्पेसिफिक एलिमेंट्स। किसी बंदे ने अगर दुनिया में किसी दूसरे मुल्क में हिजरत करनी है, मिग्रेशन करनी है, रेजिडेंस इख्तियार करनी है, कारोबार लेना है और उस कंट्री का सस्टेनेबल फ्यूचर से मुराद ये है कि क्या वो कंट्री अपने पाँव पे खड़ा हो पाएगा, क्या वो कंट्री अपने पाँव पे खड़ा रहेगा और क्या वो कंट्री आपके लिए एक सेफ फ्यूचर डिसीजन होगा। इस बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम जरा डिस्कस कर लें इस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही है। बहुत से लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको क्लियर बता दूं, इस वीडियो में आपको बड़े स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करके बताया जाएगा, बहुत स्पेसिफिक लॉजिक के साथ, कुछ की पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, जिनको आपने अपने फ्यूचर के डिसीजंस को लाजमी इन फैक्टर्स के ऊपर बेस करना है। जो चीज़ें पास्ट में हो गई वो किसी और फैक्टर पर डिपेंड कर रही थी। आज की तारीख में 2026 में, जबकि पूरी दुनिया एक ब्लॉक हो चुकी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है, कुछ कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं और कुछ कंट्रीज नहीं लड़ रहे, लेकिन इसके बावजूद बुरी तरीके से इम्पैक्ट में आ गए। जैसे कि हमारा अपना प्यारा, बहुत दिल के करीब हमारा मुल्क पाकिस्तान। मैं बसाते खुद एक बहुत मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ। बहुत लोग जो मेरे पुराने सर्कल्स में से हैं उनको आइडिया है कि मैं तो तकरीबन कोई 8 से 10 साल पाकिस्तान का झंडा अपने सीने पे लगा के घूमता रहा हूँ। आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल जिसने हर रोज मेरे नॉर्मल ड्रेस का हिस्सा रहा है पाकिस्तान का झंडा। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से 2022 में कुछ मामलात ऐसे हुए जो बहुत से लोग वाकिफ हैं ऑलरेडी, जिन्होंने मुझे बहुत दिल बर्दाश्त किया। मैं कभी अपने मुल्क को ना छोड़ता, कभी अपने मुल्क से दूर ना जाता। मैं बहुत मुहिब वतन हूँ, आज भी हूँ। लेकिन किसी बंदे ने मुझे बैठकर एक बात समझाई थी। उन्होंने कहा था कि पूरी मुल्क अल्लाह की है, पूरी दुनिया अल्लाह की है और हर मुल्क अल्लाह का है। ठीक है, और अगर आप अपने मुल्क की वाकईतन खिदमत करना चाहते हैं तो आप इस मुल्क से निकल जाएं
और निकल कर इस मुल्क की खिदमत करें, निकल कर इस मुल्क के कारोबार को बेहतर करने की कोशिश करें। जो मेरी एक फील्ड या डोमेन है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, उसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन आज भी दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बताने का मकसद ये कि मैं जो भी बातें कर रहा हूँ ये कहीं पर भी मेरे मुल्क के खिलाफ नहीं है, कहीं पर भी मेरा जो दीन है इस्लाम उसके खिलाफ नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक प्राउड पाकिस्तानी, एक प्राउड मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह दीन हक पर, और कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे कभी यकीन और ईमान रखता हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहैसियत मुस्लिम, बहैसियत इंसान समझनी है। आज की तारीख में जो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने एक पेट्रोल बम गिराया है 458 रुपीज़ का, इसको प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। ये कोई एक स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है। बहुत से लोगों को मैं आज भी देखता हूं जो फेसबुक पे आकर इस पॉलिसी तक को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग ये गलती मत करें, मैं आपको बता रहा हूँ 458 रुपीज़ एक पेट्रोल बम है जो आज सिर्फ पेट्रोल की कीमत पर इम्पैक्ट कर रहा है। आने वाले कल में ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पे इम्पैक्ट करेगा, आपके खाने की चीजों पे, आपके आटा दाल चीनी पे, आपके घर में जो बिजली बन रही है उसके ऊपर, जो आपके घर में गैस आ रही है उसके ऊपर। क्योंकि पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि जो भी चीज़ आती है वो कराची आती है और कराची से पूरे शहर में, पूरे पाकिस्तान में जाती है, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल की प्राइसेस उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होती हैं। दूसरा, हमारी बिजली जो है वो ज़्यादातर पेट्रोलियम बेस्ड एलिमेंट्स के ऊपर बनती है। मोर देन 50% बिजली हम वैसे बनाते हैं, ताकि बहुत से लोग सोचते हैं कि बहुत सारी बिजली हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, जबकि ऐसा नहीं है। आप सर्च भी कर सकते हैं इस बारे में। आज की तारीख में जो पेट्रोल की प्राइस है, सबसे पहले ये समझ लें, ऐसा नहीं है कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं। मैं आपको बड़े क्लियर वर्ड्स में ये बता दूं, अगर आलमी मंडी में बढ़ी भी हैं तो किस तनाजुर से बढ़ी हैं, आए जरा इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पर लीटर प्राइसेस हैं पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त, ठीक है। मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं तो $1.64 है, ठीक है, यूएस डॉलर, जो कि 458 रुपीज़ बनता है आज की तारीख में। और ये तकरीबन फरवरी के शुरू से लेकर अभी तक तकरीबन 42.7% इंक्रीज आया इसके अंदर। 42.7% इंक्रीज का मतलब होता है तकरीबन आधी कीमत मजीद बढ़ चुकी है, जितनी पहले थी उतनी की आधी उसमें ऐड कर दी गई है। चाइना में अगर बात की जाए तो चाइना में सिर्फ 4% बढ़ी है, कहाँ 40% और कहाँ 4%। डिफरेंस देखें आप, ठीक है। जबकि चाइना की आबादी इतनी बड़ी है, चाइना तो डायरेक्टली हिट हुआ है, चाइना तो इस वक्त डायरेक्टली एक अपोजिंग पार्टी है अमेरिका की। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 18% इंक्रीज हुआ है, 18.2%, जबकि इतने मतलब एक अमीर मुल्क है, उनकी एक बाइंग पावर भी अच्छी है, वहां पर भी आज की तारीख में $1.03 का पेट्रोल मिल रहा है 1 लीटर, ठीक है। चाइना में $1.15 स्टिल लेस देन पाकिस्तान, पाकिस्तान में 1.64 है। यूएसए जो इतना अमीर मुल्क है, वहां पर डॉलर की प्राइस $1 से नीचे है, $0.95 है, वहां पर भी सिर्फ 28% इंक्रीज हुआ, जबकि यूएसए जंग में है। यूएसए मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिसाइल मार रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इंटरसेप्टर्स यूज कर रहा है, स्टिल उसकी प्राइस पर लीटर पाकिस्तान से कम है। जबकि आपको पता है पाकिस्तान की बाइंग पावर और यूएस की बाइंग पावर में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यूएई जो कि डायरेक्टली ईरान के अटैक्स के अंडर आ रहा है, ठीक है, इस वक्त वहां पर बहुत बुरे हालात हुए हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस। इसके बावजूद वहां पर पेट्रोल की प्राइस $0.89 है और सिर्फ 32% इंक्रीज आया है। और मैं जहां इस वक्त मौजूद हूँ इंडोनेशिया के अंदर, यहाँ पर $0.63 का पेट्रोल है। 0.63 इंडोनेशिया के अंदर पर लीटर, 1.64 पाकिस्तान के अंदर। कितना स्टार्क डिफरेंस है। इंडोनेशिया में पेट्रोल की प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं आया, 0% इंक्रीज आया है बिफोर द वॉर एंड आफ्टर द वॉर। मैं आज की वीडियो में आपको बड़े क्लियर वर्ड्स में बता दूं कि मैंने जितनी अपनी आज तक की रिसर्च की है उसमें आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज सिर्फ एक कंट्री है जिसको मैं शॉर्टलिस्ट करता हूं, जिसको मैं फ्यूचर प्रूफ मानता हूं, जिसको मैं सेफ और स्टेबल मानता हूं, वो है इंडोनेशिया। मेरी इस पूरी वीडियो में इसी चीज के ऊपर बात होगी। अगर आपको लगता है आप इसके अलावा किसी और कंट्री का सुनने आए थे, कोई यूरोप का कंट्री है, कोई अमेरिका है, कनाडा है, तो मेरे भाई बहुत माजरत के साथ इन कंट्रीज को ना मैं स्टेबल मानता हूं, ना मैं इन कंट्रीज को फ्यूचर मानता हूं। उसकी क्या वजूहत है, जाहिर सी बात है, उस पर मैं एक तफसीली डिस्कशन करूंगा। मैं यहाँ पर कोई डिबेट करने नहीं आया, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने आया हूँ। अगर किसी को समझ में आती है तो डेफिनेटली आप इसको ले लें। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी कम्युनिटी इंडोनेशिया में ना होने के बराबर है। कोई बंदा इस बारे में बात नहीं करेगा और लोग ये सोचते रह जाएंगे कि यार ये तो गरीब मुल्क है, इस मुल्क की तो इकोनॉमी डाउन है, इस मुल्क में तो आने का फ्यूचर कोई नहीं है। जबकि मैं इस मुल्क में बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत स्टेबल और बहुत सुकून की जिंदगी गुजार रहा हूँ। और मैं हैरान हो रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर आज की तारीख में कोई पैनिक नहीं है, कोई प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुई, कोई पेट्रोल कीमत इंक्रीज नहीं हुई, कोई लोग घबरा के इधर उधर नहीं भाग रहे, ठीक है। जबकि मैं पूरी दुनिया में देख रहा हूँ तो ये सिचुएशन चल रही है। यूएस में लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, यूरोप में लोगों की तबाही मची हुई है, क्योंकि लोगों की जिंदगी इंपैक्ट हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्यों हुई है, इस फैक्टर को भी बात करते हैं आज, ठीक है। पूरी दुनिया की इकोनॉमीज
किन फैक्टर्स पर चल रही हैं, उनका कितनी रिलायंस अपने सेल्फ सस्टेनेबल अपनी सोर्सेज के ऊपर है, कितनी रिलायंस उनकी बाहर की सोर्सेज के ऊपर है। मिसाल देकर समझाता हूं, अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान अपना जो रोजमर्रा का खाने पीने की चीज है, जैसे हमारा आटा, तो हमारी गंदम मोस्टली तो हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम इंपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। हर साल आप खबर सुनते हैं, कभी रशिया से, कभी यूक्रेन से, कभी कहां से हमारी गंदम आ रही होती है। ऑयल, हमारा 90% कुकिंग ऑयल तो इंडोनेशिया दे रहा है, पाकिस्तान तो अपना कुकिंग ऑयल नहीं प्रोड्यूस कर रहा। पाकिस्तान के अंदर जो हमारी पत्ती आती है वो बाहर से आती है, कभी कीनिया से, कभी कुछ श्रीलंका से, कुछ इंडोनेशिया से आती है। हमारे खाने पीने के मसाले इंडोनेशिया से जाते हैं और दीगर ममालिक से भी जाते हैं। हमारे यहाँ जो पेट्रोल है वो सारा बाहर से आता है, हमारी लोकल प्रोडक्शन नहीं है। कोयला हमारा बाहर से आता है, तो हम तो डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं कि अगर बाहर से माल आना बंद हो जाएगा तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। इसी तरीके से बाकी ममालिक को देख लें, यूएसए भी काफी ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है, यूएई और गल्फ तो पूरे का पूरा इंपोर्ट डिपेंडेंट है। या इंपोर्ट डिपेंडेंट है या एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, क्योंकि उन्होंने तेल बेचना है, और अगर दुनिया में तेल रुक गया, जैसा कि आज की तारीख में हम देख रहे हैं, दुनिया कहाँ चली जाएगी। तो आज से पहले कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं बनी जिसमें पेट्रोल या फ्यूल या पेट्रोलियम की मसनूआत के ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन मार्क लग जाए जिसके बाद लोग सोच में पड़ जाएंगे, यार पता नहीं अब इसका फ्यूचर क्या होगा। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि इंडोनेशिया कैसे इन पूरी सिचुएशन से केटर करने के लिए बेहतरीन कंट्री है। आने वाले वक्तों में इंडोनेशिया विल इमर्ज एज द लीडिंग इकोनॉमी, जो कि ऑलरेडी आईएमएफ ने और दीगर दुनिया के बड़े इदारों ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया हुआ था कि इंडोनेशिया विल बी द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, सरपासिंग यूके, सरपासिंग जर्मनी, सरपासिंग द लाइक्स ऑफ दीज कंट्रीज। मैं आज आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स जो की फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर मैं समझता हूँ इंडोनेशिया टॉप पर है, और उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक कंपैरिजन दूंगा, पहले पेट्रोल का कंपैरिजन दिया, अभी मैं आपको दूंगा जो गैस है हमारी, जो हमारे घरों में गैस यूज होती है उसके ऊपर बात करते हैं। इस वक्त आप अगर देखें दुनिया का एक कंपैरिजन देखें गैस का, तो यूएसए के अंदर इस वक्त $2.87 की गैस मिल रही है, जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है, ठीक है। और जो कुकिंग गैस घरों में इस्तेमाल हो रही है वो $0.90 की है, और इसमें अभी तक का जो चेंज आया है प्राइस का वो 8.4% है। ऑस्ट्रेलिया में 4% का चेंज आया है, इंडोनेशिया में 0% का। इंडोनेशियन गवर्नमेंट हत्ता कि 28 करोड़ आबादी का मुल्क है, इन्होंने अपनी प्राइसेस नहीं इंक्रीज की। इन्होंने कहा भाई कुछ भी हो जाए हमने अपनी आवाम पे बोझ नहीं डालना। आज भी इंडोनेशिया में जो घरों में गैस इस्तेमाल होती है वो $0.98 का है। आप ये समझे सादा अल्फाज में 2 या 3 बंदों की फैमिली अपने घर में जो रोजमर्रा का खाना पकाती है उसके लिए जो गैस इस्तेमाल करती है, वो गैस उनको महीने की 3,000-4,000 रुपए से ऊपर कॉस्ट नहीं करती। बहुत जोर मारो 5,000 रुपए पाकिस्तान में, इससे ऊपर प्राइस नहीं जाती। पाकिस्तान में क्या गैस के बिल आते हैं आप अपने घरों में चेक कर लें। इंडोनेशिया में बिजली की कीमतें क्या हैं, बमुश्किल 2 या 3 बंदों के घर की फैमिली का पाकिस्तानी लिहाज में 8,000 या 10,000 रुपए का बिल आता है। बिफोर क्राइसिस भी यही आता था, आफ्टर क्राइसिस भी यही बिल चल रहा है, ठीक है। मैं आपको एक कंपैरिजन दे रहा हूँ गैस का। अब पाकिस्तान का देखें तो $1.09 की गैस हुई है जो घरों में इस्तेमाल हो रही है। इंडोनेशिया में $0.98 है। पाकिस्तान में प्राइसेस बढ़ गई हैं 34.7%, इंडोनेशिया में सिर्फ 0%, यूएई में 5%, चाइना में इन्होंने उल्टा प्राइसेस कम किए -2%। तो दुनिया में अगर आप कंपैरिजन करें तो इस वक्त जो हमारा मुल्क जो पॉलिसीज लेकर आ रहा है वो शदीद इस हालत में मुल्क को गिरा रहा है कि हम दोबारा खड़े ही ना हो पाए। जो आम आदमी है जिसने रोजाना कम्यूट करनी है, आम लोग हैं जिन्होंने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में घर से बाहर निकलना है, उनको मफलूज कर दिया गया। उनके लिए इतना मुश्किल कर दिया गया कि अपने घर से ना निकल सकें, वो अपनी रोजमर्रा की इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना कर सकें। और ये इसलिए नहीं किया गया कि खुदा न खास्ता हमारे मुल्क के लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग मकरूज हैं, हम लोग आईएमएफ के शिकंजे में बहुत बुरे जकड़े हुए हैं। इतने बुरे जकड़े हुए हैं कि आईएमएफ ने बाकायदा मना किया है पाकिस्तान को कि आप पेट्रोल पे अपनी सब्सिडी नहीं देंगे, आप सब्सिडी को माइनस करें, आप हुकूमत के जो खर्चे उनको माइनस करें, हुकूमत अपने खर्चे कम करे, तब हम आपको अगली किस्त देंगे। और इस सिचुएशन में पाकिस्तानी हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। क्यों? क्योंकि हमने आज तक अपने आप को इस पॉइंट पर खड़ा ही नहीं किया, हमने अपने आप को इस पॉइंट तक लाया ही नहीं है कि हम इन ममालिक के सामने, जो बड़े बड़ी कंट्रीज हैं दुनिया के, इनके सामने एक गयूर कौम बन के, एक सेल्फ सस्टेनेबल रिसोर्सफुल कौम बन के सामने। हमने हमेशा इनसे कर्जे लिए हैं, हमने इनसे इन्वेस्टमेंट्स नहीं ली, हमने कोई इन्वेस्टमेंट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही नहीं क्रिएट किया। मैं एक मिसाल देके आपको एक कंपैरिजन देके समझाता हूं। पाकिस्तान और लेट्स से इंडोनेशिया का अगर कंपैरिजन लेते हैं, फाइनेंशियल इनफ्लो का एक कंपैरिजन लेते हैं, 2 कंट्रीज को कंसिडर करते हैं। एक चाइना है जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है और कहा जाता है पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद।
और यूएसए के साथ भी हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग टर्म्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे दिन हमारे वजीर आजम के साथ बैठा हुआ है, हमारे और इदारों के सरबराहान के साथ बैठा हुआ है। तो समझते हैं कि इस वक्त पिछले 10 साल में हुआ क्या है। पाकिस्तान, एक तरफ पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना को देख लें, और एक तरफ मैं एग्जाम्पल के तौर पर इंडोनेशिया के साथ यूएसए और चाइना का क्या रिलेशन है। आप अपनी स्क्रीन पे देखें, मैं आपको कुछ फाइनेंशियल इनफ्लो के कंपैरिजन दिखाता हूं। पिछले 10 साल में पाकिस्तान ने चाइना से $69 बिलियन का कर्जा लिया है। सेवरल फॉर्म्स में कर्जा लिया है, सीपेक की सूरत में किया है, लेकिन ज्यादातर सीपेक के नाम पर कर्जा लिया गया है। और यूएसए से पाकिस्तान ने लोन्स लिए हैं $5 से $8 बिलियन के। इसके मुकाबले में पिछले 10 सालों में इंडोनेशिया ने भी इन कंट्री से पैसा लिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट की सूरत में। इन कंट्रीज ने आके इंडोनेशिया में इन्वेस्टमेंट्स की, सारी सी बात है। जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई माइन लगाते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें इंडोनेशियन लोगों को हायर करते हैं, इंडोनेशिया की इकोनॉमी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। चाइना से इंडोनेशिया ने कम से कम $50 बिलियन लिया है, $50 बिलियन फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है भाई। यूएसए से $17.15 बिलियन। जब यूएसए ने एक मुल्क में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो क्या वो उस मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकता। ये सबसे स्टेबल तरीका होता है एक कंट्री को स्टेबल रखने का, कि उसमें की कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट्स हों, उस कंट्री को वो कभी जाया नहीं होने देगा। प्लस इंडोनेशिया के कुछ और भी रीजंस हैं। मिलिट्रीली इतना कोई एक्टिव कंट्री नहीं है कि यहाँ पर कोई मिलिट्री बेसिस बनाई जाए। इंडोनेशिया ने पहले दिन से अपना क्लियर रखा है, जी हमने मिलिट्री बेसिस नहीं देनी, इसलिए इंडोनेशिया आज अल्लाह का शुक्र है बहुत सेफ है। आगे चलते हैं, टूरिज्म का कंपैरिजन करें। चाइनीज लोग इंडोनेशिया में कितना आते हैं, पाकिस्तान में कितना आते हैं। ताकि पाकिस्तान में सीपेक जैसा बड़ा प्रोजेक्ट मौजूद है, पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ साल में 40,000 से 60,000 लोग आते हैं चाइना से। यूएसए से आते हैं तकरीबन 70,000 लोग। उसी के मुकाबले में इंडोनेशिया में देखें तो 2.1 मिलियन, 21 लाख चाइनीज आते हैं इंडोनेशिया में, और अमेरिकन आते हैं 6.5 लाख के करीब। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि अमेरिकन अगर इतना ज्यादा एक कंट्री में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो कंट्री उनकी रीच से बाहर तो नहीं है। वो भी जानते हैं इंडोनेशिया में अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन यहाँ वो उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, यहाँ इंडोनेशिया को एम्पावर कर रहे हैं। आगे चलते हैं, एक एनर्जी का टेबल है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एनर्जी और टेक के अंदर चाइना और यूएसए ने कितना कितना पैसा डाला है। चाइना ने पाकिस्तान के अंदर $28.4 बिलियन डाला है लोन्स की सूरत में। आज की तारीख में हमें आइडिया है कि एनर्जी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर लोन्स की सूरत में $28 बिलियन आया है, ठीक है, बिजली की सूरत में और कोल की एनर्जी की सूरत में। जबकि इसी दौरान इंडोनेशिया के अंदर $15 बिलियन आया है, जिससे इक्विटी ली गई है, जिसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट की गई है। एनर्जी की सूरत में यूएसए से पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ ग्रांट्स आई हैं लेस देन $1 बिलियन की, जबकि इंडोनेशिया के अंदर $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। टेक्नोलॉजी के अंदर बात करें तो पाकिस्तान में लोन्स आए हैं $2 बिलियन के, लेकिन इंडोनेशिया में $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। इंडोनेशिया से अमेरिका से पाकिस्तान में $300 मिलियन की ग्रांट्स आई हैं यूएसए से टेक्नोलॉजी की सूरत में, जबकि इंडोनेशिया के अंदर इधर क्लाउड के अंदर और डेटा सेंटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है $5 बिलियन से ज्यादा। ये वो चीजें हैं मेरे भाई, जो आप अगर अंडरस्टैंड करें, इन फिगर्स को देखें, तो आपको काफी हद तक आइडिया होगा कि इस वक्त इंडोनेशिया किस लेवल पर खेल रहा है, क्या क्या कर रहा है, ठीक है। मैं आपको ऐसे 10 रीजंस देने जा रहा हूं अभी, जिनकी बुनियाद पर मैं समझता हूं कि इंडोनेशिया दुनिया का वो टॉप कंट्री है जिसके साथ इस वक्त कोई और कंट्री कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। इससे पहले मैं आपको ये बात अंडरस्टैंड कर दूं कि जो कंट्री मिलिटरीली एक्टिव है, कि दुनिया में अगर कहीं भी जंग हो रही है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पिछले 1000 साल उठा के देख लें, दुनिया में जब भी जहां भी जंग हुई है, आपको वहां पर यूरोप का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन मिला है, या यूरोप उसका एलाय था या यूरोप उसके अगेंस्ट था पिछले 1000 साल में, ठीक है भाई। पिछले 100 सालों में देखें, दुनिया की तमाम बड़ी जंगों के अंदर अमेरिका का हाथ रहा है। पिछले 70-80 सालों में देखें, जहां भी जंग हुई है, आई डोंट नो क्या वजह है, 2 फरीकैन के दरमियान में जंग है, तीसरा फरीक उसमें पाकिस्तान होता है। कुछ भी हो जाए, इसने लाजमी जाकर वहां बीच में बैठना होता है। चाहे रशिया यूक्रेन की जंग हो रही है, उसमें पता चलता है हमारा वजीर आजम वहां पर बरामद हो जाता है। कतर पे हमला होता है तो हमारे वजीर आजम साहब वहां उठ के पहुंच जाते हैं। अभी ईरान और गल्फ की जंग चल रही है, तो इसके बीच में पाकिस्तान फिर पहुंचा, जबकि पाकिस्तान को कोई मिलिट्री बेनिफिट नहीं है इसके अंदर। आप ये सोच रहे होंगे, अगर है तो आप देखें, सऊदी अरब ने अपना मुआहदा कैंसिल कर लिया। सऊदी अरब ने कहा था हमने मुआहदा किया, बस अब हम नहीं कर रहे। तो हमारी कोई से नहीं है। हमें लगता है हमारी से है, हमारी से नहीं है। अगर हमारी से होती तो हमारे कंट्री पर इतना एडवर्स इफेक्ट्स ना आ रहे होते, हमारे कंट्री पे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ रहे होते। मैं आपको 10 रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि इंडोनेशिया एक बहुत टॉप कंट्री है, मेरी तरफ से टॉप रिकमेंडेड कंट्री है, और यहाँ पर फ्यूचर ऑफ इमिग्रेशन है। आप इस वक्त यूरोप जाएंगे, यूरोप तबाहाली में, यूरोप के अंदर बूढ़े लोगों की आबादी ज्यादा है, यूरोप के अंदर वैसे ही एंटी इमिग्रेंट्स लॉज पास हो रहे हैं,
और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कंट्रीज इसके खिलाफ हो रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो गया वहाँ पर सस्टेन करना। टैक्सेस जो है ना 40% से ज़्यादा एक्सीड कर चुके हैं। यूके में भी ऐसे ही हालात हैं, 10-10 साल उन्होंने रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट्स कर दी हैं। कनाडा और यूएस तो वैसे ही बड़े बदहाली में चल रहे हैं बेचारे। और मैं तो अपनी इस वीडियो के तहत ये कहना चाहूँगा, ये बातें मैं 2022 से करता हुआ आ रहा हूँ कि 2025 से 27 के बीच में बहुत इंसर्जेंसीज होंगी दुनिया के अंदर, वॉर सिचुएशन क्रिएट होगी। आज लोगों ने देख लिया। ये फ्यूचर ऑफ इमिग्रेशन वाली वीडियो मैं आज से 2 महीने पहले बनाना चाह रहा था, लेकिन ये जब बातें मैं उस वक्त करता तो बहुत से लोग इस बात को अंडरस्टैंड ही ना करते, लेकिन आज कर रहा हूँ तो बहुत से लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि दुनिया इस वक्त एक क्राइसिस सिचुएशन में जा रही है। तो हमें ऐसे कंट्रीज में मूव होना है जो क्राइसिस से सेफ हों, जो ऐसी सिचुएशन में अपने पाँव पे खड़े रह सकते हो। दूसरी बात ये कि बहुत से कंट्रीज अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। जैसे कि जापान है, बहुत ओपन हुआ करता था इमिग्रेशन के लिए, उनको वर्कर्स चाहिए होते थे, लेकिन अब वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रही हैं लोगों के, इमिग्रेंट्स के खिलाफ। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, बहुत ओपन हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में ऑस्ट्रेलियन लोग बड़े तंग हो चुके हैं कि यार आप इमिग्रेंट्स को ना लेकर आए। नीज ये कि दुनिया के तमाम ममालिक जो पहले बहुत ओपन हुआ करते थे इमिग्रेशन के लिए, अब यूएई की मिसाल ले लें। पूरी दुनिया यूएई को एक सुप्रीम डेस्टिनेशन कंसिडर करती थी, लेकिन अब जैसे ही यूएई पर थोड़ा सा क्राइसिस आया, यूएई ने सबसे पहले अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय ईरान को कितना बड़ा धचका दिया है। आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। हमें लगता है कि हम शायद यूएई के साथ सबसे बड़ी ट्रेड करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें ऐसा लगता ही रहता है हमेशा, जबकि ना यूएई में सबसे बड़ी वर्कफोर्स हमारी है, ना सबसे बड़े टॉप बिजनेसमैन हमारे मुल्क के हैं, ना वहाँ पर सबसे बड़ी ट्रेड हमारी है, ना वहाँ सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स हमारी हैं। ये सारी रिसर्च मैं आपके सामने प्रेजेंट भी कर रहा हूँ। आप अंदाजा लगा लें कि वहाँ पर ईरान का बहुत बड़ा काम था। यूएई ने जैसे ही हालात ख़राब हुए हैं, ठीक है, उन्होंने ईरान के वो सारे अकाउंट भी सीज कर दिए, लोगों की रेजिडेंसीज जिन्होंने 99 ईयर्स की प्रॉपर्टीज ली हुई थी लीज के ऊपर, उनको भी फ़र्क कर दिया। 10-10 साल के गोल्डन वीज़ा थे वो भी कैंसिल कर दिए। और बिलियनियर्स लोग जिनकी बुनियाद पर यूएई की इकोनॉमी चलती थी, यूएई तो सीधा सीधा एक ट्रांजिट हब था ना भाई। यूएई तो कोई कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, कोई फैक्ट्रियाँ तो नहीं लगी हुई वहाँ पर, प्रोडक्टिव इकोनॉमी तो नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ तेल और टूरिज्म पे चल रहा है। और तीसरा, वहाँ पर जो ट्रांजिट इकोनॉमी है, जैसे कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस थी, सारी दुनिया को पता है, तो यूएई जो है वो अपनी बैंकिंग इस्तेमाल करके ईरान की जो है ना काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता था, ट्रांजेक्शन वहाँ से राउट हो रही होती थी। और आज इन्होंने जिस बंदे के थ्रू, जिस कंट्री के थ्रू उन्होंने अपने पाँव मजबूत किए, उसी को उठा के बाहर कर दिया। और ये बात पाकिस्तान को समझनी चाहिए कि जो कंट्री इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा था यूएई के अंदर, ईरान, उसको अगर उन्होंने बाहर कर दिया तो ये आपको 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे भाई। कल को अगर पाकिस्तान के साथ इनके थोड़े से भी हालात खराब होते हैं, सारे पाकिस्तानियों को भी उठा के बाहर कर देंगे। ये किसी के भी नहीं है। आप ये मत समझें कि अरबों के साथ हमारी लॉयल्टी है, ठीक है, बिल्कुल भी लॉयल्टी नहीं है, ये सिर्फ पैसे के हैं। और ये बात बहुत से लोग पहले नहीं समझ रहे थे, अब समझ जाएं प्लीज। जो लोग गल्फ में बैठे हैं, आप लोग एक झटका भी नहीं लगेगा, ये आपको उठा के बाहर कर देंगे। और आप अपने इर्द गिर्द देख लें उन्होंने कितने लोगों को बाहर किया है। इनकी पॉलिसीज बड़ी सिंपल है, ठीक है, जब इनके ऊपर बनती है ये सबको फारिग कर देते हैं, ये किसी के भी नहीं है। तो आप अपना फ्यूचर, अपनी फैमिलीज का फ्यूचर प्लीज सेव करें, सिक्योर करें, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आप इम्पैक्ट होंगे। और यूएई अगर किसी बड़े से बड़े बिजनेसमैन को निकाल देगा तो वो दोबारा अपने पाँव खड़े कर देगा, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब आपने अपनी पूरी एम्पायर जो वहाँ पर खड़ी की है, 20-25-30 साल गुजारे, ना आपको पीआर मिली, ना आपको रेजिडेंस मिली, ना आपको सिटीजनशिप मिली, ना आपकी फैमिलीज को वहाँ पर एक लीगल स्टेटस मिला, आगे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। पहले तो क्राइसिस में नहीं थे, पहले तो पैसे कमा रहे थे ये लोग, अब तो पैसे नहीं कमा रहे, अब तो क्राइसिस आ गया, अब ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो देयर इज नो कमिंग बैक। बहुत से लोग अभी आज भी ये सोच रहे हैं गल्फ के अंदर कि शायद हालात बेहतर हो जाएं, शायद हमें जो है ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, शायद जो हमने मिलियंस ऑफ रियाल या दिरहम लगाए हैं ये हमारे रिकवर हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ इस खाम ख्याली से बाहर आ जाएं, ये नहीं रिकवर हो सकते। मैं इस वीडियो में आई एम द बीरर ऑफ द बैड न्यूज़, क्योंकि इसके बाद हालात बेहतर नहीं होंगे, इस पर मैं इस वीडियो के आखिर में बात करूंगा। अभी चलते हैं अपने उन 10 की पॉइंट्स की तरफ, जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि इंडोनेशिया कैसे बहुत ज़्यादा आउटशाइन करता है। तो चलें डिस्कस करते हैं उन 10 पॉइंट्स को, जिनकी वजह से मैं इंडोनेशिया को इस वक्त एक टॉप कंट्री कंसिडर करता हूँ कंपेयर टू ऑल अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी। इस वक्त ये एक न्यूट्रल कंट्री है, ये किसी एक फरीक का साथ नहीं दे रहा। ये ऐसा नहीं है कि या तो यूएसए के साथ खड़ा हो, बोले जी मैं आपके साथ जंग में शरीक हूँ, जैसे अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क कर रहा है। जाहिर सी बात है, जब आप किसी एक कंट्री का साथ देते हैं तो दूसरा कंट्री आपके खिलाफ हो जाता है। पाकिस्तान को लग रहा है कि वो ईरान के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, जबकि ऐसा नहीं है भाई। हम दोनों के साथ हैं और दोनों के साथ नहीं है, विच इज़ वाई हमारे लिए एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बन चुकी है। हमारे ऊपर एक क्राइसिस आ चुका है इस वक्त। IMF अपनी पॉलिसी सख्त कर रहा है, ईरान हमें इतना खास फैसिलिटेट नहीं कर रहा, हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आने की इजाज़त भी दी जा रही है और पेट्रोल की बम भी हम पर गिराए जा रहे हैं। तो ये कोई पॉजिटिव या डिप्लोमेटिक कंडीशन नहीं है, ये बड़ी ही एक एक्सप्लॉयटेटिव, बहुत एक्सप्लॉयट होने वाली, बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हमें हराया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ऐसी सिचुएशन है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया फ्री एंड एक्टिव
फॉरेन पॉलिसी रखता है। वो शुरू दिन से कह रहा है कि भाई हम दोनों की जो है ना सिचुएशन को मीडिएट करते हैं, हम आपकी आपस में सुलह सफाई करवाते हैं, और सुकून से अपना बैठा हुआ है। इसमें किसी एक साइड को ये नहीं कहा जी मैं चाइना को सपोर्ट करता हूँ, नहीं कहा जी मैं ईरान को सपोर्ट करता हूँ, ना ये कहा जी मैं अमेरिका को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद ये ग्लोबल पीस लीडरशिप के अंदर है। इस वक्त जो D8 की एक एसोसिएशन है, 2026-27 का, ये उसका प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया, जो कि डेवलपिंग 8 कंट्रीज की एक कोलैबोरेशन है। उसमें ये पूरी डेवलपिंग इकोनॉमीज का एक कलेक्टिव वॉइस बना हुआ है। ये इस वक्त लीडर है आसियान रीजन का। ये इस वक्त ब्रिक्स का मेंबर मौजूद है। ये इस वक्त G20 में आता है, ग्लोबल टॉप 20 इकोनॉमीज में आता है। और एज पर IMF GDP PPP के हिसाब से, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, इंडोनेशिया 7वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। तो इसलिए इसकी एक बहुत ज़बरदस्त एक इकोनॉमिक कंडीशन भी है, एक इसके पास एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक से भी मौजूद है। सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यह कि इसकी फूड सेल्फ सफिशिएंसी है। इंडोनेशिया को बहुत पहले से पता था कि ये हालात आने वाले हैं, इसलिए इन्होंने अपनी इंपोर्ट्स को कम से कम किया। इन्होंने जो चीज़ें इनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत की हैं वो खुद उगाना शुरू कर दी। और जंग होने से कुछ दिन पहले, मार्च के शुरू में, इनकी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम अब जितनी हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है, खाना पीना है, चावल है, नमक है, आगे पीछे की चीज़ें हैं, वो सब हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम इतने इम्पोर्ट रिलायंट नहीं रहे। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि ये इस वक्त ना अमेरिका में है, ना गल्फ में है, ना पाकिस्तान में, क्योंकि हर कंट्री अपने खाने पीने के लिए बाहर किसी और की तरफ देख रहा है। जबकि इंडोनेशिया ने बड़ी समझदारी से और खामोशी से ये काम कर लिया। ये बात मुझे ऐसे पता है क्योंकि मैं खुद फूड बिजनेस में हूँ, मैं खुद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर हूँ, और मैंने ये पॉलिसीज होते हुए देख ली थी। जब मैं 2024 में इंडोनेशिया आया था तब मैंने देखा था, तो इंडोनेशिया पाकिस्तान से अच्छा खासा चावल इम्पोर्ट करता था। 2025 में इन्होंने 100% से उठा के 5% पे ले आए, और 2026 के शुरू होते ही इन्होंने अपना कोटा बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दिया। तो कहने का मकसद ये कि ये पॉलिसी हमें देखते हुए नजर आ रही थी कि यार इंडोनेशिया बड़ी तेजी से अपनी लोकल प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ज़मीनें अलॉट की चावल उगाने के लिए, और बहुत ज़्यादा सब्सिडीज दी गवर्नमेंट ने, लोगों को फैसिलिटेट किया। तो आज की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह इंडोनेशिया अपना चावल, अपना खाना पीना खुद उगा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हालत जंग होती है, जब दुनिया में क्राइसिस होता है, उसमें खाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इंडोनेशिया किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा, किसी का तो ब्लैकमेल नहीं हो रहा है इसमें। उसके बाद आ जाती है इकोनॉमिक इंसुलेशन, ठीक है। तो ये गल्फ की तरह, जैसे UAE है, UAE अगर तेल बेचना छोड़ दे तो UAE पागल हो जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं और देने को। सऊदी तेल के ऊपर चल रहा है, ठीक है। और कुछ हमारी इस्लामिक टूरिज्म भी है, लेकिन इस्लामिक टूरिज्म भी तेल के ऊपर चलती है। तो तेल नहीं होगा तो फ्लाइटें नहीं होंगी तो हज उम्रा कैसे होगा। तो कुछ कंट्रीज हैं जो कि 1-2 आइटम्स पर डिपेंड करते हैं और इसकी एक्सपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। इंडोनेशिया के केस में ऐसा नहीं है, ये एक्सपोर्ट डिपेंडेंट नहीं है। इसकी अपनी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, अपनी इसकी $1400 बिलियन की इकोनॉमी है, $1400 बिलियन की, और कोई इसकी 28 करोड़ आबादी है। तो इसलिए इसको ज़रूरत ही नहीं है कि ये एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करे। तो इसकी बहुत बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट इंसुलेशन है, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी बाहर जो मर्जी हो जाए, इसको अंदर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करती है, और उस क्वेश्चन की वजह से ये बड़ा स्टेबल खड़ा रहता है। उसके बाद इसका एक फिस्कल डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। इसकी इकोनॉमी बड़ी तेजी से 3 से 5% के बीच में ग्रो कर रही है। इस पिछले साल की इनकी प्रोडिक्शन 5% की थी, 4.8% पे ये ग्रो किए थे GDP। ये IMF के हिसाब से मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। इस साल हद तक कितने हालात खराब होने के बावजूद ये 3% पे ग्रो कर रही है। दुनिया की तमाम इकोनॉमीज गिर रही हैं, गल्फ 0.2% पे आ गया है, पूरे का पूरा गल्फ, ठीक है। सऊदी, UAE सब मिला के 0.2% पे, ये अभी भी 3% पे खड़ा है। ये मेरे नंबर्स नहीं है, ये IMF के नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप अंदाजा लगाएं। और इनके पास इस वक्त भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो इनके पास डॉलर का रिजर्व होता है, जो हमारा हर 3 महीने में गिर जाता है, इनका $154 बिलियन का है। $154 बिलियन, ये हमारे पूरे पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का तकरीबन डबल है या ट्रिपल है, ठीक है। अच्छा, उससे बड़ी बात जो इस वक्त दुनिया में क्राइसिस आया है फर्टिलाइजर का, क्योंकि एक तो पेट्रोल का क्राइसिस है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडोनेशिया का पेट्रोल अपना है, ठीक है। 60% पेट्रोल ये अपना इस्तेमाल करता है, और जो बकिया 40% है उसमें से भी 30% ये अपने पड़ोसियों से लेता है, सिंगापुर से लेता है, मलेशिया से लेता है। तो इसलिए इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जाने की जरूरत ही नहीं है। फर्टिलाइजर की मैं बात कर रहा था, फर्टिलाइजर में इनकी सॉवरेंटी है, इतनी सॉवरेंटी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया की 30% जो फर्टिलाइजर मार्केट है वो बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। लेकिन जो इंडोनेशिया की स्टेट ओन्ड कंपनी है पुपुक के नाम से, इनके साथ भी हमारा एक बिजनेस इंटरेक्शन रह चुका है। तो बहुत बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया है कि हम इस साल की हम अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं अल्जीरिया में, उनके थ्रू हमने इतना ज़बरदस्त रॉ मटेरियल सोर्स किया हुआ है कि हमें फर्टिलाइजर में टेंशन नहीं है। उल्टा इंडोनेशिया इतना फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर रहा है कि ये अपने पड़ोसी मुल्कों को दे रहा है। आप रिसेंट न्यूज़ उठा के देखें पिछले एक हफ्ते की, जापान ने इंडोनेशिया के साथ ट्रीटी की है कि आप हमें इस मुश्किल में साथ नहीं छोड़ेंगे, आप हमारी एनर्जी में हमारी हेल्प करेंगे, फर्टिलाइजर में हमारी हेल्प करेंगे। कोरिया ने इंडोनेशिया के साथ डील्स की हैं।
आप देखें मुख्तलिफ ममालिक इस वक्त आके इस इंडोनेशिया के साथ बैठ रहे हैं कि आप हमारे साथ डील करें, आप हमें इस मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ेंगे, आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन के रहेंगे। ये चीज़ें आपको कहाँ होने को मिल रही हैं? हम तो डिफेंस के मुआहदे कर रहे हैं, वो भी जो अभी कैंसिल हो गए हैं। ये किस चीज़ पे मुआहदे कर रहे हैं आप ये देखें। आने वाले वक्त में इंडोनेशिया विल इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होंगी कि जो आपको अभी नज़र नहीं आ रही, अभी आप सिर्फ न्यूज़ में देख रहे हैं। और चूंकि पाकिस्तानियों को अमूमन ये चीज़ें सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी बड़ी नहीं है, कोई बंदा इन चीज़ों पर बात नहीं करता। मैं आपको बड़े क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूँ, आप जाके आज सर्च कीजिएगा। उसके बाद इंडोनेशिया बड़ी तेज़ी से एनर्जी को ट्रांजिशन कर रहा है। उसका क्या मतलब है? बहुत से कंट्रीज अभी तक सिर्फ पेट्रोल पर रिलाई कर रहे हैं, इंडोनेशिया अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर रिलाई कर रहा है, जिसमें इंडिजिनस रिन्यूएबल एनर्जीज हैं और सोलर एनर्जी है, जिसमें बायोफ्यूल है। ठीक है, अब मैं आपको जियोथर्मल फ्यूल है। अब पूरी दुनिया में वोल्केनोस को बड़ा डरा जाता है कि यार वोल्केनो होगा, पता नहीं क्या होगा, वोल्केनो से जो ना लोग मर जाएंगे। मैं भी हमेशा सोचता था कि यार जहाँ पे वोल्केनो होंगे, हम गाड़ी में जा रहे होंगे, लावा आ जाएगा, खुदा न खास्ता मर जाएंगे, जल जाएंगे। मैं इंडोनेशिया में अपनी आंखों से वोल्केनोस देख चुका हूँ, मल्टीपल वोल्केनोस पे मैं खुद जा चुका हूँ। कोई ऐसा सीन नहीं है भाई। ठीक है, वोल्केनो कोई 100 साल पहले फटा होता है, उसके बाद फायदे क्या होते हैं मैं आपको जरा वो बता देता हूँ। आपने कभी नहीं सुना होगा, ये पहली दफा आप सुन रहे होंगे। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा इंडोनेशिया के वोल्केनिक इकोनॉमिक लिंकेजेस क्या हैं, जो अभी तक इंडोनेशिया में वोल्केनोस के थ्रू इंडोनेशिया को फायदा हुआ है। एनुअल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर में कितना फायदा होता है, वो होता है $170 बिलियन का, क्योंकि वोल्केनिक एक्टिविटी के बाद आपकी जमीन बड़ी जरखेज हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से इंडोनेशिया 170 बिलियन का फायदा उठा रहा है। माइनिंग सेक्टर में क्योंकि उसके वोल्केनिक एक्टिविटी के साथ गोल्ड के डिपॉजिट्स, कॉपर के, निकल के कनेक्टेड होते हैं, उससे इंडोनेशिया तो $130 बिलियन कमा रहा है। पूरी दुनिया की इस वक्त जो निकल की इंडस्ट्री है उसका 54% इंडोनेशिया के हाथ में, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज में इस्तेमाल होती है। टूरिज्म की बात की जाए तो सिर्फ वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के ऊपर जो टूरिज्म होती है उससे इंडोनेशिया को 14 से $18 बिलियन कमा रहा है। ठीक है, जिसमें बातू में, एजन में, ब्रोमो में डिफरेंट इनके वोल्केनोज हैं, इनके लिए लोग आते हैं। और जियो थर्मल एनर्जी जो मैं मेन बात आपसे करना चाह रहा था, जो कि गवर्नमेंट जिससे कमा रही है, वो तकरीबन $200 मिलियन का है और इस पर भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। इसमें अमेरिका भी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट में शामिल हो रहा है। तो बताने का मकसद ये, दुनिया को पता है इन चीज़ों से अभी इनका फ्यूचर है, क्योंकि पेट्रोल की सुपरमेसी जो है वो ख़त्म होने वाली है और दुनिया में अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे रिलाई किया जाएगा। उसमें इंडोनेशिया बड़ा सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है, अब आते हैं अगली चीज़ के ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो इंडोनेशिया का एक बहुत बड़ा पॉइंट है, वो है सोशल फ्लरिशिंग का। हार्वर्ड ने एक स्टडी की है जिसमें इंडोनेशिया को उन्होंने दुनिया का सबसे मोस्ट फ्लरिशिंग कंट्री कंसिडर किया है। ठीक है, ये मैं आपके साथ अटैच भी कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ग्लोबल फ्लरिशिंग स्टडी में ये सबसे टॉप पर आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सोसाइटी है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो बॉन्डिंग है, वो सोशल बॉन्ड मेंटल हेल्थ और लाइफ सेटिस्फेक्शन के ऊपर बेस करती है। ठीक है, इस वक्त आप यूरोप में देखें अकेलापन है, बूढ़े अपने मर रहे हैं, कोई ओल्ड एज हाउसेज में रखे गए हैं। वेस्ट के अंदर देखें पूरा उनकी सोसाइटी कोलैप्स हो गई है, LGBTQ का वहाँ पर बुखार आया हुआ है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, है भी तो बहुत थोड़े लेवल पर है, क्योंकि ये अभी भी प्रीडोमिनेटली इस्लामिक कंट्री है, दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान यहाँ आबाद है। तो यहाँ पर अभी भी एक बहुत लोगों से मिलना मिलाना, दोस्तियाँ रखना, काम को लेके सर पे इतना सवार ना करना कि यार आप दुनिया ही भूल जाओ, दीन का साथ रखना, अपनी नमाजों को कायम करना, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखना, फैमिली सिस्टम को प्रेफर करना, ये आज भी यहाँ मौजूद है। बीवी बच्चे करना, ठीक है, तो इसलिए ये सोसाइटी अभी भी बहुत फ्लरिश कर रही है। हालांकि इन टर्म्स ऑफ पैसे अगर आप देखें तो शायद उतनी फ्लरिश नहीं कर रही दुनिया में। अगर आप बाकी कंट्रीज को देखें तो GDP पर कैपिटा बहुत ऊपर है, लेकिन यहाँ पर जो फ्लरिशिंग है, लोगों की एक सेटिस्फेक्शन है ज़िंदगी से, वो अनमैच्ड है। और ये हर वो बंदा इस बात से एग्री करेगा जो एक दफ़ा भी इंडोनेशिया आ गया तो उसको ये बात का आइडिया हो गया होगा। और सबसे बड़ी बात जो इंडोनेशिया का एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे प्रेजेंट करूंगा, इनकी बड़ी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है। ये वेट नहीं करते रहते कि जब हालात खराब हो जाए तो एकदम से आवाम पर 450 रुपये पेट्रोल का जो है ना बम गिरा दो। जबकि इंडोनेशिया ने ₹1 भी पेट्रोल में इंक्रीज नहीं किया आज की तारीख में भी। जिस जंग से पहले जो पेट्रोल का रेट था आज भी वही रेट है। पाकिस्तानी हिसाब से तकरीबन 170 रुपये लीटर है, जो जंग से पहले भी था आज भी है, तकरीबन 170 से 180 रुपये। वैसे तो तकरीबन 220 रुपये रेट है पेट्रोल का, लेकिन गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है और बाकायदा इस तरीके का कार्ड मिलता है। ठीक है, इस कार्ड को आप जो QR होता है इसको आप जाके स्कैन करते हैं, आपको एकदम सब्सिडी मिल जाती है। आपको रेट पड़ता है 10,000 इंडोनेशियन रुपये का, जो आप आज गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तकरीबन 17-18 हज़ार 170-180 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी, तो इतने का आपको लीटर मिलता है। तो जैसे ही दुनिया में हालात ख़राब हुए तो इन्होंने एकदम से अपनी स्ट्रेटजी लेकर आए, जिसमें इन्होंने अपने वर्किंग आवर्स जो हैं उनको 4 दिन पे ले आए। तो 4 डेज़ का वर्किंग वीक कर दिया इन्होंने, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेट्रोल में बचा सकें। और वैसे भी इंडोनेशिया के अंदर लोगों का वर्क फ्रॉम एनीवेयर का कल्चर है,
सुकून से जो है ना लोग अपना काम करते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती कि यार वो रोज़ उठ के अपने ऑफिस जाएँ। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बड़ा अच्छा है। तो वैसे भी इंडोनेशिया G20 का मेंबर है, इनकी इकॉनमी इतनी कमज़ोर नहीं है, इनके पास हर चीज़ का एक अच्छा खासा रिजर्व होता है। बताने का मकसद ये 10 पॉइंट्स मैंने अब तक मेंशन किए हैं। इन 10 पॉइंट्स के हिसाब से अगर आप इंडोनेशिया को कंपेयर करते हैं किसी भी और कंट्री के साथ, आपको काफ़ी की डिफरेंस नजर आएगा। और ये मुझे आप ना कहें, आप खुद जाएं गूगल पे सर्च करें, आप खुद सर्च करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हैं, कौन से ऐसे कंट्री हैं जो कि जिनका फ्यूचर है, जो अपनी इकोनॉमी पर बेस करते हैं। जैसे ये हैं, गल्फ़ की पूरी आप आबादी देखें तो हमारा कराची में भी नहीं समाएगा, कराची भी बड़ा है उससे, ठीक है। इंडोनेशिया में खाली आप जकार्ता उठा लें तो पूरा गल्फ़ को, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कतर, इन सबको उठा लें, जकार्ता में डाल लें, जकार्ता की आबादी 4 करोड़ 20 लाख है, ठीक है। तो मैच नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी 28 करोड़ आबादी है। ये बाहर किसी को कुछ दें, किसी से कुछ लें, इससे बेहतर ही अंदर ही खाते कमाते रहते हैं, इनको जरूरत ही नहीं पड़ती कहीं और जाने की। और ये बातें आपको मेरे अलावा कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत से लोग आपको बोलेंगे जी यूरोप आ जाएं, जी पासपोर्ट ले लें। आपने पासपोर्ट का चार्ज डालना है, जब जहाज़ में आने जाने के आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, टिकटें इतनी महंगी हो जाएंगी, पेट्रोलों की कीमत इतनी बढ़ जाएगी, उस कंट्री के अंदर इमिग्रेशन लॉज इतने सख्त हो जाएंगे, आपको कभी पासपोर्ट मिलेगा ही नहीं। आपने ट्रैवल तो तब करना है ना जब आपके हाथ खुला हो, जब आपके पास कारोबार की अपॉर्चुनिटीज हो, जब आपके पास आसानियाँ हो। इंडोनेशिया के केस में ये सब आसानियाँ मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छा रोड नेटवर्क है, यहाँ बहुत अच्छा रेल नेटवर्क है, इनके पास अपना फ्यूल भी बहुत है, इनके पास अपनी एनर्जी रिसोर्सेज भी बहुत हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर इनके लीगल जो मामलात हैं बड़े अच्छे हैं। जो लोग इस वक्त अपने मिलियंस ऑफ दिरहम लगा के बैठे हुए हैं गल्फ़ के अंदर, ये वीडियो उनके लिए भी है, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो सऊदी अरब में बैठे हुए लेकिन स्टक हैं। अब क्या करें यार, किधर जाएं हम? जो पाकिस्तान में बैठे हुए जो कह रहे हैं यार आपको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, अब अपनी फैमिली को कैसे सेव किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, इंडोनेशिया बहुत सेफली और सिक्योरली आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देता है। यहाँ पर आ सकते हैं, आप अपना कारोबार कर सकते हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप यहाँ इस मुल्क में लाके लगा सकते हैं। ये मुल्क ना सिर्फ आपको रेजिडेंस देता है, बल्कि आपको रेजिडेंस के बाद PR भी देता है और पासपोर्ट भी देता है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस प्रोफाइल, ये सब ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात, सिर्फ आपको नहीं देता, आपके साथ आपके बीवी बच्चे को भी देता है, आपके माँ बाप को भी देता है, आपके बहन भाइयों को भी देता है। दुनिया में कोई कंट्री भी इस वक्त आपके बहन भाइयों को स्पॉन्सर करने की इजाज़त नहीं देगा। गल्फ भी आपको 18 साल से बड़ी उम्र का बच्चा आपका स्पॉन्सर करने की इजाज़त नहीं देता। इंडोनेशिया में ये सब आसानियाँ मौजूद हैं, ऑब्वियसली उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, जो कारोबार करने आ रहे हैं। हर बंदे के लिए ऑप्शन नहीं है। और आप इसको गूगल पे उठा के सर्च करें, पिछले कुछ सालों में इंडोनेशिया ने कितनी इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट की हैं। मैं आपके सामने एक कंपैरिजन रखता हूँ, ठीक है। इंडोनेशिया ने जो इन्वेस्टमेंट्स ली हैं पिछले कुछ टाइम में, तकरीबन आप समझ लें कि 2025 के सिर्फ एक साल के अंदर उन्होंने $121 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स ली है इंडोनेशिया ने, ठीक है। जिसमें से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई हैं वो तकरीबन 56 बिलियन की हैं, और वो सारे इनके पड़ोसी ममालिक से हैं। सिंगापुर ने 17 बिलियन किया है, हांगकॉन्ग ने 11 बिलियन किया है, चाइना ने तकरीबन 8 बिलियन किया। कहने का मकसद ये कि हम अगर अपने पड़ोस में देखें पाकिस्तान में, तो हमारे पड़ोस में सिर्फ और सिर्फ जंग है, ठीक है। अफगानिस्तान है, वहाँ जंग चल रही है, इंडिया के साथ हमारे मसले ख़राब हैं, ईरान के साथ अब पूरी दुनिया के मसले ख़राब होने लगे हैं। तो आप जब ऐसे नेबरहुड में होते हैं जहाँ मसले मसाइल होते हैं, तो जाहिर सी बात है आप पर, जब आप किसी गंदी जगह से गुजर रहे होते हैं जहाँ कीचड़ होता है, जहाँ गंद होता है, तो जाहिर सी बात है छींटे आपके ऊपर आ सकते हैं। तो आपने अपने आप को सेव करना है इस हवाले से, आप ऐसे नेबरहुड से निकलें जहाँ पर आपके ऊपर ट्रस्ट ना किया जा रहा हो, जब आपके ऊपर इन्वेस्ट ना किया जा रहा हो, जब हर कुछ मसले में आप जो है ना कुछ टाइम बाद अपने आप को मसले में पा रहे हो। यहाँ इनके जो नेबर्स हैं, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, चाइना, मलेशिया, ये सब इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब यहाँ इमिग्रेट कर रहे हैं। तो देयर इज़ नो ब्रेनर भाई, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइनीज़ आपको इंडोनेशिया में मिलेंगे। तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख चाइनीज़ यहाँ मौजूद हैं। वो यहाँ क्या करने आए हैं? जो लोग ये वीडियोज़ देख रहे हैं, जो कारोबारी सर्कल से वाबस्ता हैं, उनसे मैं पूछता हूँ, आपको लगता है चाइनीज़ कहाँ जाता है? चाइनीज़ वहीं जाता है जहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। चाइनीज़ हमसे स्मार्ट है, 40-50 साल आगे हमसे। जहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ काम है, जहाँ प्रॉफिट्स हैं, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाइनीज़ वहाँ जाता है। हम कहाँ जाते हैं? जहाँ नौकरी है, जहाँ हमें सख्ती से पेश किया जाता है, जहाँ हमें कहा जाता है ये नहीं किया तो ये पैसे लगेंगे, ये नहीं किया तो फाइन लग जाएगा, 3 महीने में ट्रेनिंग की तो ये कर देंगे, 6 महीने में ट्रेनिंग की तो ये कर देंगे। उसके बाद ना रेजिडेंस देते हैं, ना फैमिली को स्पॉन्सर करने देते हैं, और जब हालात ख़राब होते हैं कहते हैं ये वीज़े बंद है। हम तो ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं माजरत के साथ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना, हम डेस्परेट हैं। तो इंडोनेशिया बहुत अच्छे ऑप्शन ओपन करके बैठा हुआ है, और अगर आपको आज तक किसी ने नहीं बताया तो मैं वो पहला बंदा बन जाऊंगा भाई आपको बताने के लिए। आप मेरी बातों पे यकीन ना करें, आप जाएं गूगल पर सर्च करें इंडोनेशिया की इकोनॉमी का क्या फ्यूचर है, सर्च करें यहाँ की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ है। हमने इस पर पहले वीडियोज़ बना ली ऑलरेडी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडोनेशिया।
चैलेंजेस पर भी हमने वीडियोस बनाई हैं। हमने ये भी बताया है कि हम इंडोनेशिया क्यों मूव हुए, हमारे क्या रीजंस थे। आप हमारी वो वीडियो उठा के देखें, आज से 6 महीने पुरानी है। और हमने जब रिसर्च की थी, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी एजुकेशन IBA कराची से है, जो कि पाकिस्तान का प्रीमियर बिजनेस इंस्टीट्यूट है। पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म थे, शौकत अज़ीज़ साहब, सदर ममनून हुसैन, असद उमर साहब, ज़ुबैर अहमद, इसके अलावा बेशतर और कारोबारी शख्सियात, पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ब्रांड्स, उनके ओनर्स जो है ना वो IBA के अलुमनाई हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इदारे से पढ़ा हूँ, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अमेरिका गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और हार्वर्ड दुनिया का बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। USA के सेवरल प्रेसिडेंट्स जो है ना वो हार्वर्ड से पढ़ चुके हैं। सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ मेरे पार्टनर रिजवान भाई भी मेरे साथ अमेरिका गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने एजुकेशन हासिल की। उन्होंने ऐसे टीचर से एजुकेशन हासिल की जो कि बराक ओबामा के डायरेक्ट एडवाइजर थे, ठीक है। हमने इंपीरियल कॉलेज लंदन से मेरे पार्टनर ने एजुकेशन हासिल की, रिजवान भाई ने। बताने का मकसद ये है कि हमारे लिए दुनिया ओपन थी, हमने इंडोनेशिया को किसी वजह से कंसिडर किया, ठीक है। उन लोगों को अब समझ आने लगी है और आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। हमने जब 2024 में जब हम कंट्रीज़ की स्टडी कर रहे थे, उस वक्त हमने ये चीज़ें कंसिडर की थी कि कौन से कंट्रीज़ कुछ भी हो जाए जंग में आ जाते हैं, उनमें पाकिस्तान आता है। कौन से कंट्रीज़ कुछ भी हो जाए जंग में नहीं आते, उसमें इंडोनेशिया था। कौन से कंट्रीज़ में स्टेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कौन सी कंट्रीज़ में बिल्कुल भी नहीं है। 2021-22 से मैं लोगों को कह रहा हूँ कि 25 के बाद क्राइसिस आएगा, आप अपनी सेफ्टी कर लो। मैं आपको पुरानी पोस्टें भी कोशिश करूँगा दिखा सकूँ। मैं सर्कल्स में, अपने इनर सर्कल्स में मैं ये बातें करता रहता हूँ। और हमारे जो 500 से ज़्यादा लोगों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन दी है, जिनको हमने गाइड किया इंडोनेशिया के हवाले से, उनको भी हमने ये बातें की हैं। बहुत सी बातें लोगों को वक्त पे समझ नहीं आती। आज मैं जो बातें कर रहा हूँ वो भी आपको शायद समझ में ना आए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जंग 2 साल से पहले ख़त्म नहीं होने वाली। इसमें पूरा गल्फ इन्वॉल्व होगा, पूरा गल्फ इसमें आएगा। ये जंग अब सऊदी अरब की तरफ से स्टार्ट की जाएगी। इस जंग में पूरे का पूरा गल्फ आएगा, यही UAE रोड पे आएगा, ठीक है। मेरी बात को माइंड ना कीजिएगा, मैं आपको किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन एक फ्यूचर है, वो मैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बुनियाद पर, जो मैं अपनी स्टडीज़, अपनी रिसर्च की बुनियाद पर देखता हूँ, उसकी बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें इस्लामिक एलिमेंट देखा जाए तो डेफिनेटली हमारे ईमान का हिस्सा है कि आखिर वक्त में जंग भी होगी, उसमें पूरे का पूरा गल्फ इन्वॉल्व होगा, उसमें बहुत खूनख्वारी होगी। और वो जंग अभी नहीं है, ये वाली जंग नहीं है, वो आने वाली है। ये तो ट्रेलर है, जैसे कोविड आया था वो ट्रेलर था पूरी दुनिया को बंद करने का। असल मामला आने वाले हैं। इसीलिए आपके लिए एज अ सेन, एज अ समझदार इंसान, एज अ रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेम्बर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप अपने आप को, अपनी फैमिली को एज मच सेफ्टी एज पॉसिबल अता करो। आपके पास जब आपका 1 मिलियन लगा हुआ है, आपके पास 5 लाख निकालने का ऑप्शन मौजूद है, तो आप 5 लाख निकालो, ठीक है। आप 2 लाख या 1 लाख निकालने तक का वेट ना करो, ठीक है। एक बिजनेसमैन की सबसे बड़ी निशानी होती है, उसको पता होता है कि उसने कब उस टेबल से उठना है, कब नेगोशिएशन टेबल छोड़नी है। अगर आप लेट छोड़ोगे तब भी आपके लिए नुकसान है, जल्दी छोड़ोगे तब भी आपके लिए नुकसान है। ये डिसीजन आपने लेना है। मेरे नज़दीक इंडोनेशिया एक बहुत प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी है, बहुत प्रॉमिसिंग कंट्री है, हर लिहाज से इसमें अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। हमने इससे भरपूर फ़ायदा उठाया है। क्या आप इससे फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हैं? ये फैसला आपने करना है। मेरी बातों का सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने हमसे सीखना है, समझना है, आए हमसे बात करें, हम आपको और हक़ाइक़ से भी आगाह करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। फ्यूचर ऑफ इमिग्रेशन की वीडियो सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इस हवाले से मज़ीद कुछ सवालों का हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।